आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है। ये आज तक रेडियो है और जो पॉडकास्ट आप आज 25 जनवरी की शाम को सुन रहे हैं उसका नाम दिन भर है। हम हर शाम आते हैं, दिन भर की खबरों का लेखा जोखा लाते हैं और साथ में लाते हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर जरा सा ठहर कर बात करना जरूरी है। तो वो कौन सी खबरें होंगी बताता हूँ। कल देश गणतंत्र दिवस मनाएगा, लेकिन दिल्ली से मुंबई तक किसानों में कानून वापसी न होने से नाराजगी है। दोनों जगह का हाल लेंगे और जानेंगे कि किसान कल क्या करने वाले हैं। भारत चीन के बीच तनातनी में एक अध्याय और जुड़ गया है, वो बताएंगे। फिर नेपाली पीएम की बात जिन्हें उनकी पार्टी ने ही निकाल दिया, और आखिर में उन लोगों की बात जो लॉकडाउन में भी दौलतमंद हो गए। लेकिन पहले खुशबू से सुनते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से संवाद किया। यह पुरस्कार शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्रों में दिया जाता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की मांग की है। आज कन्नड़ एक्ट्रेस और बिग बॉस कन्नड़ फेम जयश्री रमैया का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। बिहार में चर्चित सुमारिक यादव हत्याकांड में दोषी करार दी गई अतरी विधानसभा की पूर्व विधायक कुंती देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के अलावा आज मुंबई में भी प्रदर्शन हुआ। एनसीपी नेता शरद पवार समेत महाराष्ट्र के कई नेताओं ने यहां हिस्सा लिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजवाना की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का समय मांगा है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संकट ने दुनिया में आय की असमानता को बढ़ाया है। इस दौरान दुनिया के टॉप अमीरों की संपत्ति में करीब 285 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। और आईपीएल की अहम नीलामी से पहले भारत के क्रिकेटरों को कल से शुरू होने वाले सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका होगा। इस मैच में दोनों टीमों के सलामी बल्लेबाजों पर सबकी निगाहें होंगी। कल गणतंत्र दिवस है। 7 दशक पहले इस देश के लोगों ने एक संविधान खुद पर लागू किया था। पिछले 2 महीने से इसी देश के कुछ लोग दिल्ली की सड़कों पर हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार 3 कानून वापस ले ले। तीनों खेती किसानी से जुड़े हैं, पर सरकार उन्हें वापस लेने को राजी नहीं है। अब दिल्ली के साथ मुंबई में भी किसान इन्हीं मांगों के साथ सड़कों पर हैं। आजाद मैदान में हजारों की संख्या में जुटे। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी किसानों के बीच पहुंचे। इस दौरान रैली में हमारे रिपोर्टर कमलेश सुतार भी थे। हमने उनसे पूछा कि मुंबई में जो किसानों का जमावड़ा लगा, क्या इससे दिल्ली में केंद्र सरकार पर कोई प्रेशर बढ़ता दिखता है? देखिए, ये जो आंदोलन था, ये दिल्ली में कल किसानों की ट्रैक्टर रैली होनी है और 2 महीनों से किसान लगातार कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उसके समर्थन में, उनके सॉलिडारिटी में ये आंदोलन था। महापड़ाव आंदोलन इसे कहा गया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से किसान यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। आजाद मैदान में तकरीबन 15,000 से ज्यादा किसान यहाँ पर आए थे। 500 संगठनों का समर्थन प्राप्त है, ऐसा दावा आयोजकों की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ में ये संगठन मिलकर एक महापड़ाव आंदोलन यहाँ पर कल से कर रहे हैं। कल रात को यहाँ पर किसान थे। आज मोर्चा निकलना था राजभवन पर। राजभवन में जाके महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक निवेदन देना था। लेकिन जैसे ही ये रैली चल रही थी, इसके समर्थन में महाराष्ट्र सरकार की तीनों पार्टियों के नेता यहाँ पर शिरकत हुए, जिसमें एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बाला साहब थोराट, जो राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर भी है, वो भी यहाँ पर शामिल था। शिवसेना की तरफ से भले ही कोई बड़ा मंत्री या बड़ा नेता ना आया हो, आदित्य ठाकरे ने अपने एक प्रतिनिधि को यहाँ पर भेजा था। लेकिन जैसे ही मोर्चा निकलने का वक्त आया, तब उससे पहले शरद पवार ने यहाँ पर ये बता दिया लोगों को कि राज्यपाल यहाँ पर किसानों से मिलने वाले नहीं है और वो गोवा चले गए हैं। और शरद पवार ने राज्यपाल पर तीखे शब्दों में हमला बोलते हुए कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के पास अभिनेत्री कंगना रनौत को मिलने के लिए वक्त है, लेकिन जो किसान दूर दराज से चलकर आए उनके लिए राज्यपाल के पास वक्त नहीं है, ऐसा कहते उन्होंने निशाना साधा है। बाद में जो मेमोरेंडम देना था, जो निवेदन देना था राज्यपाल को, उसे पब्लिकली फाड़ा गया और साथ ही साथ ये मोर्चा चलते हुए आगे गया और उन्हें रोका गया मेट्रो जंक्शन के पास और वहां पर ये घोषित किया गया कि राज्यपाल को बिना निवेदन दिए अब ये मोर्चा कल 26 जनवरी को यहाँ पर
झंडा फहराकर इस आंदोलन की समाप्ति होगी। कमलेश, कहा यह जा रहा है कि ज्यादातर उन्हीं राज्यों के किसान विरोध कर रहे हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। क्या आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है या क्या यह आंदोलन अब विपक्ष के हाथों में जाता दिख रहा है? देखिए, अब राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां अब इसमें कूद गई है। हालांकि पहले से ही राजनीतिक पार्टियों की भूमिका इस आंदोलन को लेकर रही थी और आज खुलकर समर्थन में उतरते हुए नेता नजर आए। हालांकि इसका नेतृत्व अभी भी किसान सभा ही कर रही है। महाराष्ट्र के आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसका नेतृत्व जो किसान सभा के डॉक्टर अजीत नवले है या फिर कॉमरेड ढवले है, इन लोगों ने ही किया है। और साथ ही साथ बाकी पार्टियां इसमें शरीक हुई थी। शरद पवार जो खुद यहाँ पर आए थे, उनका यहाँ पर रोल सीमित था इस आंदोलन को समर्थन देने में, या फिर बाकी नेता जिस पार्टी के आए थे। हालांकि राजनीतिकीकरण कहना थोड़ा आगे की बात होगी, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जरूर इस आंदोलन में जुड़ रही है, क्योंकि जब राजनीतिक पार्टियां जुड़ जाती है तो आंदोलन का हम कह सकते हैं जिस तरह का मैग्नीट्यूड होता है वो बढ़ते जाता है। और इसीलिए शायद ये पार्टियां आकर समर्थन में उनकी राजनीतिक भूमिका यहाँ पर सामने रखती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया कमलेश जी। कल आंदोलनकारी किसानों के लिए बड़ा दिन है। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का इरादा है, तो पुलिस और किसान नेताओं के बीच कई बार चर्चा हुई। फाइनली एक ट्रैक निश्चित हुआ है। गाजीपुर, सिंधु और टीकरी बॉर्डर तय हुए हैं। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने क्या कहा वो सुनाता हूं। See, we have discussed with the farmers leaders for the last 6 days. Even yesterday and today also we are... हमने पिछले 6 दिनों में कृषि नेताओं से बातचीत की है। पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार उनसे संपर्क में हैं। किसानों के साथ हम कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। किसानों के साथ मिलकर हमने ट्रैक्टर रैली के लिए 3 रूट तय किए हैं। पहला गाजीपुर बॉर्डर, दूसरा सिंघू और तीसरा टिकरी बॉर्डर। ये 3 जगह निर्धारित की गई है। नियम और शर्त जो ना सिर्फ दिल्ली के लोग बल्कि किसानों के लिए भी जरूरी है, वो भी साफ बता दिए गए हैं और मेरा ये मानना है कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाएगा। And I believe, I have trust that everything will go on peacefully. तो अब राजधानी की सुरक्षा एकदम चाक चौबंद है। कुछ निश्चित रूट पर ही किसानों को एंट्री मिलेगी। इसे लेकर क्या अपडेट है, इस पर मैंने बात की दिल्ली से आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुणाल से। देखिए, जो आज मुख्य मीटिंग है वो गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं। उनके साथ दोनों जो गृह राज्य मंत्री हैं वो भी सम्मिलित रहेंगे। साथ ही साथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी इस मीटिंग में रहेंगे। ये हाई लेवल मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि कल जिस तरीके से गणतंत्र दिवस है, मुख्य परेड के अलावा साथ ही साथ जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी उसको लेकर के आखिरी तौर पर जो भी जरूरी हिदायतें हैं वो दी जाएंगी। क्योंकि आज जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं SN श्रीवास्तव, उन्होंने भी अलग अलग रूट पर जाकर के इस बात का जायजा लिया कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। उसी को आज की मीटिंग में ब्रीफ करेंगे पुलिस कमिश्नर और साथ ही साथ जानकारी ये भी देंगे कि आगे अगर ये किसान आंदोलन चलता है और स्थिति कल गणतंत्र दिवस को लेकर के किसी भी तरीके की जो चुनौती पैदा होती है तो उसको लेकर क्या कुछ उनके पास पूरी तरीके से तैयारी है। तो इसको लेकर अभी मीटिंग है। जहां तक रही कल की बात, कल अलग अलग जोन में बांटा गया है पूरी दिल्ली को। हर जोन में जो अधिकारी हैं वो तैनात रहेंगे। साथ ही साथ पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल, तमाम जो पुलिस फोर्स है उनको तैनात किया गया है ताकि जो एक अनुशासन है और जो रूट पर आम सहमति बनी है किसानों और पुलिस के बीच में, उसी रूट पर ट्रैक्टर रैली चले और किसी भी तरीके की अप्रिय वारदात या अशांति पैदा नहीं हो। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। बीते साल जून में LAC पर भारतीय और चीनी सेना की खूनी झड़प हुई थी। इसके बाद से दोनों मुल्कों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सके। इस बीच अब सिक्किम में भारत चीन सीमा के नजदीक नाकुला है, वहां फिर से भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। इसकी पुष्टि इंडियन आर्मी ने भी कर दी है। बयान आया कि 20 जनवरी को भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच मामूली झड़प हुई है और ये मामला स्थानीय कमांडरों ने नियमों के मुताबिक सुलझा भी लिया। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक करीब 20 चीनी सैनिक और 4 भारतीय सैनिक घायल हुए।
वहीं चीनी सरकार समर्थित न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने ऐसी खबरों को खारिज किया है। तो चीन सिक्किम में सीमा के पास यथास्थिति को बदलने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये समझने के लिए मैंने बात की रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव से और उनसे पूछा कि क्या चीन की इस बेचैनी को भारत के किसी हालिया कदम या फैसले से जोड़कर देखा जाना चाहिए। नहीं, इसको सामरिक दृष्टि से हमको देखना है। चीन की मंशा क्या है? चीन चाहता है सुपर पावर बनना, और सुपर पावर बनने के लिए वो चाहता है उनका जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है वो बढ़े। और आप ये समझते हैं कि चीन जो है एक व्यापारिक देश है, पूरे विश्व भर में सभी देशों के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट्स है वो बिकते हैं, तो वो उनकी स्ट्रेंथ है। और इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उनके पास एक रास्ता है, वो समुद्र का रास्ता है, साउथ चाइना सी और उसके बाद हिंद महासागर। लेकिन हिंद महासागर के अंदर हिंदुस्तान बैठा हुआ है, जो कि उसका जो व्यापार है, उसकी जो शिपिंग है, उसके अंदर दखलंदाजी कर सकता है। इसके अलावा ठीक है, बड़े बड़े देश हैं, यूएसए है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज है, लेकिन उनकी ज्योग्राफी अगर आप देखें तो हजारों किलोमीटर दूर है। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जो उनकी शिपिंग, मर्चेंट शिपिंग के अंदर इंटरफेयर कर सकता है, खास तौर पर स्टेट ऑफ मलाके के पास, जहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है, उसी के पास सिंगापुर जहाँ पर है, ये छोटी सी स्टेट है जिससे इनको निकलना पड़ता है, ये डिफाइड है पहली चीज। दूसरा क्या है, अभी चाइना ने चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना शुरू किया है, जो कि पाकिस्तान के थ्रू जाता है और ग्वालियर पोर्ट के ऊपर निकलता है। उनकी मंशा ये है कि समुद्री रास्ते को बाईपास करके हम सीधा अपना ईरान गल्फ एरिया है उसके अंदर निकाल दें, ताकि उनका जो व्यापार है अफ्रीका, यूरोप और वेस्ट एशिया के अंदर बरकरार बना रहे। और चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो हिंदुस्तान की जो धरती है, गिलगित बाल्टिस्तान, उसके थ्रू जाता है, तो इंडिया को उसके लिए ऑब्जेक्शन है। तो इंडिया इस हालत के अंदर है, चाहे वो जमीनी रास्ता हो या समुद्री रास्ता है, इंडिया उनके जो मंसूबे हैं उनके अंदर दखलंदाजी कर सकता है। और ये भी मानी हुई बात है, इंडिया का रुझान जो है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ है, और बाकी विश्व की जितने भी कंट्रीज हैं वो सब चाइना से किसी न किसी तरह से थोड़ा नाराज हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर उन्होंने अपना दबदबा बढ़ाया हुआ है। एक तरफ तो भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की वार्ता जारी है। कल भी पूर्वी लद्दाख के पास दोनों देशों के कमांडर बैठे, 15 घंटे मैराथन बातचीत हुई, और दूसरी तरफ नए फ्रंट पर झड़प चल रही है। तो किस तरह की ये चाल चल रहा है चीन? इनका मकसद यही है कि लद्दाख के अंदर तो उनकी बात बनी नहीं, वहां पे स्टेलमेट एक प्रकार से हो गई, आमने सामने फौजें हैं, तो हिंदुस्तान के ऊपर और कोएसिव जो उनकी नीति है उसको करने के लिए वो अभी दूसरा फ्रंट खोलना चाहते हैं। और ये जो वाकया अभी सिक्किम में हुआ है, ये पेट्रोल क्लैश है। आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि चीन ने अपनी एग्रेसिव पेट्रोलिंग कर रहा है इस वक्त, और वो देखना चाहता है कि भारत की तैयारी इन इलाकों में कैसी है। तो ये जो क्लैश हुआ है जिसके अंदर उनके 20 लोग हैं, जख्मी हुए हैं, हमारे भी कुछ साथी जो हैं जख्मी हुए हैं, ये उस चीज की मैनिफेस्टेशन है। और इस बार ये इस प्रकार से हमको देखना चाहिए कि आने वाले वक्त में ये चीन आगे बढ़ाएगा। और सर, क्या ठंड के बाद जब मौसम ठीक हो जाएगा तो झड़पों की ये घटनाएं बढ़ सकती हैं? मेरी असेसमेंट में तो हाँ है, वो पक्का। अरुणाचल प्रदेश है, सिंध के अंदर, सिक्किम में है, रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी इलाकों के अंदर कुछ न कुछ इस प्रकार की हरकत करेगा। एक बात और न्यूज में आपने पढ़ा होगा कि इंडिया ने कुछ और फौजी दस्ते जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हम उनको रखते हैं, उनमें से कुछ हिस्सा जो है उसको अभी हम डाइवर्ट करना चाहते हैं नदर्न बाउंड्री की तरफ, जिसकी वजह से चीन के अंदर एक प्रकार का उनको ये अंदेशा है कि हो सकता है हिंदुस्तान को कोई किसी प्रकार की हरकत करे, इसलिए वो और ऑफेंसिव पे जाने की कोशिश करेगा और कई जगह पर पूरे ऑल अलोंग द बॉर्डर इस प्रकार की हरकत छुट वो करने की कोशिश करेगा और ये देखेगा कि कहाँ पे हम कमजोर है, कहाँ पे हमारा रिस्पांस ठीक नहीं है, और उसके बाद आगे बढ़ोतरी जो उनकी कार्रवाई होगी वो करे। ठंड जारी है, लेकिन नेपाल में सियासी गर्मी खूब है। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को निकाल दिया है।
प्रचंड और उनके बीच अनबन की खबरें तो चल ही रही थी, लेकिन अचानक से ओली को निकाल देने के पीछे क्या है, और क्योंकि दोनों धड़े पार्टी पर अपना दावा करते रहे हैं, ऐसे में क्या होगी ओली की आगे की राह। मैंने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर सुजीत झा से। देखिए, ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी का महागठजोड़ था, महागठबंधन था, लेकिन वो गठबंधन टूट सा गया है और दोनों एक तरह से अलग अलग हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दोनों पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, चाहे वो प्रचंड समूह के हों चाहे वो ओली समूह के हों, दोनों एक दूसरे को निष्कासित करने में लगे हुए हैं। और इसी के तहत पहले ओली ने प्रचंड को निष्कासित किया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से, तो अब प्रचंड समूह ने ओली को निष्कासित कर दिया है। तो ये पिछले कई महीनों से ये दोनों के बीच खींचतान चल रही है ताकि नेपाल की सत्ता पर काबिज हो सके, और ओली जो है वो किसी न किसी प्रकार से अभी तक अपनी सत्ता को बचाते हुए आगे चल रहे हैं। अब देखना सबसे पहली बात है कि प्रचंड समूह ने इनको नोटिस दिया था, 3 दिन के लिए स्पष्टीकरण देने को कहा था, जिसमें पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से इनको जवाब देना था ओली को। ओली ने जवाब नहीं दिया तो प्रचंड समूह ने उनको निष्कासित कर दिया। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे को निष्कासित करने में अभी लगे हुए हैं और जनता जो है नेपाल की वो मूक दर्शक बनी हुई है। अच्छा, एक चीज और है, चीन ने भरसक प्रयास किया कि पार्टी में बिखराव ना हो, वहीं ओली की भारत के खिलाफ बयानबाजी से सब वाकिफ हैं। ऐसे में इस खबर के चीन और भारत के लिहाज से क्या मायने हैं? देखिए, ये एक बड़ा अहम आपने सवाल किया है, क्योंकि चीन लगातार ये चाह रहा है कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बरकरार रहे, चाहे ओली प्रधानमंत्री हो चाहे प्रचंड प्रधानमंत्री हो, क्योंकि कम्युनिस्ट की सरकार अगर रहती है तो चीन के लिए काफी वो फायदेमंद होता है, उनका झुकाव चाइना की तरफ होता है। लेकिन इस दौरान जो प्रचंड और ओली के बीच में जो मतभेद हुए हैं, जिसकी वजह से नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो सत्ता है वो खतरे में आ गई है, उसको देखते हुए चीन ने अपनी तरफ से डेलीगेशन भी भेजा था और काफी कुछ प्रयास किया था कि इसको विघटन को रोका जा सके। खास तौर पर जो बड़ी मुश्किल से प्रचंड और ओली के कम्युनिस्ट पार्टी को एक साथ, माओवादी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को एकजुट किया गया था, वो एकजुटता न टूटे, चाहे इसके लिए ओली को इस्तीफा क्यों न देना पड़ा। हालांकि आपको ये पता होगा कि लगातार चीन की राजनयिक ओली का बचाव करती रही, उनके सत्ता का बचाव करने में लगातार प्रयासरत दिखी, राजनीतिक रूप से भी काफी सक्रिय दिखी। ऐसा आमतौर पर राजनीति करते नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चीन की राजनीति कर रही थी उससे ओली का बचाव हो रहा था। लेकिन अचानक चीन ने अपना पैतरा भी बदला और ये भी कहा कि अगर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विघटन को रोकना है और उसमें ओली को इस्तीफा भी देना पड़े तो उसे मंजूर है। हालांकि ओली को अब तक चीन की तरफ से बचाव किया जा रहा था, लेकिन अब वो बात नहीं है। चीन चाहता है कि किसी तरह से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व बचा रहे। कोविड ने पूरी दुनिया को कई हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ लोग बीमार हुए, मारे गए, नौकरियां गईं, गरीब हो गए। दूसरी तरफ कई लोगों की दौलत बेतहाशा बढ़ गई। ऑक्सफैम, जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट आई है। कहते हैं कि कोरोना ने दुनिया में आय की असमानता यानी इनइक्वालिटी इन इनकम में बढ़ोतरी की है। अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब। मार्च 2020 से दिसंबर 2020 के बीच लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग गरीब होते चले गए। वहीं दुनिया के टॉप अमीरों की संपत्ति में करीब 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, रुपये में कहूं तो तकरीबन 285 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट को स्विट्जरलैंड में हो रहे दावोस समिट में पेश किया जाना है। इस रिपोर्ट में हमारे भारतीय अमीरों का क्या हाल है और गरीब लोगों की स्थिति क्या है, ये पूछा मैंने आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी कुमार केशव से। जी नितिन, दरअसल इस रिपोर्ट को इनइक्वालिटी वायरस का टाइटल दिया गया है क्योंकि पूरी दुनिया में जो असमानता की खाई है ना, वो और चौड़ी ही हुई है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं तो इसमें भारत भी शामिल है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल के 10 महीनों में भारत के टॉप 100 अरबपतियों की संपत्ति में करीब 13 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर इस पैसे को गरीब लोगों में बांट दिया जाए, जिनकी आबादी लगभग 14 करोड़ के आसपास है, तो समझिए कि हर गरीब के खाते में करीब 94,000 रुपए आ जाएंगे।
जबकि नितिन, इसी के बरक्स आप देश की दूसरी कड़वी सच्चाइयों की ओर नजर डालें तो देश में लॉकडाउन के पहले 2 महीनों में ही करीब 9 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई थीं। एक और बात, लॉकडाउन के दौरान जहां भारत के अरबपतियों की संपत्ति में करीब 35% का इजाफा हुआ है, वहीं इसके ठीक समानांतर 84% परिवारों की आमदनी घटी है। भारत में असमानता इतनी ज्यादा हो गई है कि किसी अकुशल कामगार यानी कि अनस्किल्ड लेबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के जितना कमाने में 10,000 साल लग सकते हैं। अच्छा केशव, एक चीज और, इस इनइक्वालिटी से गरीब लोगों पर किस तरह का असर पड़ा है और गरीबों को इससे उबरने में कितना समय लगता दिख रहा है? जी नितिन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोरोना की मुसीबतों के साथ साथ दुनिया भर में आय में जो असमानता है ना, वो भयंकर तरीके से बढ़ी है। जहां तक गरीबों पर पड़ने वाले असर का सवाल है तो इसके चलते उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी मूलभूत ज़रूरतों से समझौता करना पड़ा है। साथ ही एक बेहतर जीवन जीने के अधिकार को ठेस पहुंचा है। आप देखिए ना, दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा अमीरों की संपत्ति में इस दौरान इतना इजाफा हुआ है कि इससे पूरी दुनिया के लोगों को कोरोना की वजह से गरीबी में जाने से बचाया जा सकता है। सिर्फ 10 लोगों की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ, कोरोना काल में दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की संपत्ति में 540 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान कम से कम 20 से 50 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं। जहां तक इस तकलीफ से उबरने का सवाल है तो उसमें भी जो असमानता की डार्क लाइन है वो साफ दिखती है, क्योंकि दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों ने अपने नुकसान की भरपाई 9 महीने के अंदर ही कर ली, लेकिन दुनिया के जो सबसे गरीब लोग हैं उन्हें अपनी हालत सुधारने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। तो फिलहाल आज के ये दिन भर में इतना ही। हमें कुछ लिखकर भेजना चाहते हो तो radio@aajtak.com पर लिख सकते हैं। आपकी मेल्स का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर प्रतीक वाघमारे को और साउंड इंजीनियर कपिल देव सिंह को। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। सुनते रहिए आज तक रेडियो।